हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रिसर्च एप्टीट्यूड के, और आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 16 क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एन ontological क्वेश्चन इज यूजुअली अबाउट नंबर 1 स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड ourselves and external reality, number 2 diagnosis of a medical problem, number 3 use of questionnaires in project, and number 4 acceptable level of knowledge। इससे पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए दैट व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी? ऑन्टोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज। कि जब भी आप जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सटर्नल रियलिटी है, आप उसको स्टडी करते हो तो उसको हम लोग ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ एक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे एक्सियोलॉजी। सो व्हाट इज़ एक्सियोलॉजी? बेसिकली एक्सियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द एथिकल प्रिंसिपल्स। तो जब भी हम एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करते हैं या वैल्यू सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ नोन एज एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ थियोलॉजी। थियोलॉजी जब हम लोग गॉड के बारे में स्टडी करते हैं ना, कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, रिलीजियस फेथ से रिलेटेड कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम थियोलॉजी बोलते हैं। नाउ द लास्ट टर्म इज़ हार्मीन्यूटिक्स। हार्मीन्यूटिक्स जो हम टर्म स्टडी करते हैं वो हम क्यों स्टडी करते हैं? ह्यूमन एक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो बिब्लिकल राइटर्स हैं वो क्या सोचते हैं और जो ह्यूमन है वो क्या सोचता है, तो उनमें क्या गैप अराइज होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो दीज आर द 4 टर्म्स। ऑन्टोलॉजी बेसिकली जो हमें एक्सटर्नल रियलिटी के बारे में बताती है। एक्सियोलॉजी बेसिकली हमें एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है। थियोलॉजी में हम लोग गॉड से रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हैं, रिलीजियस फेथ से रिलेटेड स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हार्मीन्यूटिक्स। हार्मीन्यूटिक्स में हम लोग जो ह्यूमन एक्शंस हैं उसको इंटरप्रेट करना, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वॉज एन ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन इज़ यूजुअली अबाउट, कि हम ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। सो द राइट आंसर इज़ ए, दैट इज स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवरसेल्व्स एंड एक्सटर्नल रियलिटी। Now the 17th question is the term associated with the theory and the method of interpretation of human action in social sciences is number 1 theology, number 2 hermeneutics, number 3 ontology and number 4 none of the above। अगर हम थियोलॉजी की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया थियोलॉजी में हम रिलीजियस फेथ के बारे में स्टडी करते हैं, और ऑन्टोलॉजी की बात करें तो उसमें हम एक्सटर्नल रियलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज हार्मीन्यूटिक्स। तो हार्मीन्यूटिक्स ही एक ऐसा मेथड है जिससे हम ह्यूमन एक्शन को इंटरप्रेट करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम इज number 1 action research, number 2 applied research, number 3 experimental research and number 4 none of the above। So firstly we should know that what is action research or what is applied research। So what is applied research? It is basically used to solve a practical issue affecting an individual or group। तो applied research हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर हमें कोई प्रैक्टिकल इशू है जो कि किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसे सॉल्व करने के लिए ही अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च, ऑल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। सो फंडामेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि जो भी आपके पास आउटकम्स आए हैं आप उसको उसी टाइम ही अप्लाई कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर कर रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें आपने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया है प्रैक्टिकल लेवल पे, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एकेडमिक लेवल पे और नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल रिसर्च। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्शन रिसर्च।
एक्शन रिसर्च को हम लोग लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इस टाइम कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है, उसके लिए आप ये रिसर्च कर रहे हो। जस्ट आपको क्या करना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है। और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ नए टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करके देखते हो, उनको फाइंड आउट करते हो। सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन आता भी है जिसमें आपसे प्रोसेस पूछी जाती है कि एक्शन रिसर्च की प्रोसेस क्या है। तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लान, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। तो प्लान मीन्स कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि आप उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज़ एक्शन, जिसमें आपको क्या करना है, वो कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स होंगे जिसको आप यूज़ करके डाटा जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। देन यू हैव टू ऑब्ज़र्व कि आपको उन टूल्स को ऑब्ज़र्व करना है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन, कि हमने जो भी टूल्स टेक्निक्स यूज़ किए और उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए, तो उनसे हम क्या नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। सो यहाँ हमने 3 तरह की रिसर्च को स्टडी किया है। फर्स्ट वन इज़ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करना है, स्पेशली जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है। सेकेंड वन इज़ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ आउटकम्स चाहिए, मतलब हमें सिर्फ अपनी जो नॉलेज है उसको और गैदर करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं साथ ही उसको प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हमने ये चीज़ स्टडी की कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए जो नई नई टेक्निक्स को लर्न करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। बेसिकली एक्शन रिसर्च का मतलब यही है कि आपने कोई भी एक प्रॉब्लम आई और उसको सॉल्व करने के लिए आपने एकदम से एक्शन लिया। सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। सो द राइट आंसर ऑफ 18th क्वेश्चन इज़ बी, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कोई प्रैक्टिकल इशू है और हम उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च यूज़ कर रहे हैं। Now the 19th question is, the study in which investigator attempt to trace an effect is known as number 1 survey research, number 2 ex post facto research, number 3 historical research and number 4 summative research। लास्ट टाइम मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम किसी भी पास्ट इवेंट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ भी हम एक ऐसे इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसे इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। सो द राइट आंसर इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके अलावा सर्वे रिसर्च क्या होती है कि जिसमें हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, लाइक जैसे सेंसस के लिए जो रिसर्च अप्लाई होती है वो भी सर्वे रिसर्च ही होती है। और हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो उसमें हम लोग पास्ट में जाते हैं और जो भी पुराने हमारे फैक्ट्स होते हैं उनको फिर से हम लोग स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करें सबमेटिव रिसर्च की, तो सबमेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसको हम प्रोजेक्ट के एंड में स्टडी करते हैं। तो जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट के एंड में परफॉर्म की जाती है उसे हम लोग सबमेटिव रिसर्च बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द एम्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू number 1 confirm triangulation, number 2 improve data interpretation, number 3 eliminate spurious relations and number 4 introduce new variables। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप रिसर्च में जो भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हो वो क्यों यूज़ करते हो, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ कन्फर्म ट्रैंगुलेशन। ट्रैंगुलेशन मीन्स कि जब हम लोग अपना जो रिसर्च है उसकी वैलिडिटी को एश्योर करते हैं। तो जैसे हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बट स्टिल हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रैंगुलेशन। बट ये इसका आंसर नहीं है, हम साइंटिफिक मेथड में हमारा मेन एम ये नहीं होता। सेकंड ऑप्शन इज़ इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी इसका मेन एम नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस। यहाँ पे स्प्यूरियस का मतलब है कि फेक रिलेशंस जो होते हैं ना, तो
ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ इसीलिए कर रहे हैं रिसर्च में, सो दैट कि हम जितने भी फेक रिलेशंस हैं जिनका कोई मतलब नहीं है उसे अपनी रिसर्च से एलिमिनेट कर सकें. So the right answer is C, that is eliminates spurious relations. Now question number 21 is action research is number 1 an applied research, number 2 a research carried out to solve immediate problems, number 3 simulative research, and the last one a longitudinal research. सो यहाँ हमें एक्शन रिसर्च, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रिसर्च जिसमें हम साथ के साथ ही कोई एक्शन ले लेते हैं. सो हेयर द राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ कि कोई ऐसी रिसर्च जिसमें हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च. इसके अलावा भी हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च, व्हाट इज़ सिम्युलेटिव रिसर्च एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम किसी प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करने के लिए किसी तरह की रिसर्च करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सिम्युलेटिव रिसर्च. सिम्युलेटिव रिसर्च इट्स अ काइंड ऑफ मॉडल और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. जैसे हमें पता है जो एरोप्लेन की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी सिम्युलेटिव रिसर्च का ही एक एग्जाम्पल है. लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 इज मैच द फॉलोइंग. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस, वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं. इनको सॉल्व करना नेट के पेपर में सबसे इजी होता है. इस क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई हैं और कुछ टर्म्स राइट हैंड साइड पे. तो हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो दूसरी टर्म से मैच करती है. इस तरह के क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए हमें इसे समझना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर मुझे ये सारी टर्म्स नहीं भी आती तो मुझे इनमें से जो टर्म्स अच्छे से आती हैं मैं उनको चेक कर सकती हूँ. सपोज़ मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन देखा विच इज़ केस स्टडी, एंड आई नो अबाउट इट कि केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन को बहुत इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं. सो केस स्टडी के लिए यहाँ पे कौन सी टर्म हो सकती है जो इसके साथ मैच करेगी. अगर हम बात करें तो केस स्टडी में हम लोग क्रिटिसिज्म भी नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही हम उसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल रखते हैं. केस स्टडी इंटरप्रिटेटिव नहीं होती, सिर्फ उसमें हम लोग कुछ एक रिजर्च भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ एनालाइज करने की ट्राई कर रहे होते हैं. और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेंसिव. इंटेंसिव मीन्स कि आप जब किसी चीज़ को इन डेप्थ में एनालाइज करते हो. सो अकॉर्डिंग टू मी केस स्टडी के लिए जो टर्म बेटर है दैट वुड बी इंटेंसिव. तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि जो सी ऑप्शन है उसके लिए इंटेंसिव जो टर्म है वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है. अब मुझे लगता है कि जो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल वर्ड भी मैंने सुना हुआ है, मुझे पता है हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है जिसमें हम पास्ट के फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो इसके साथ कौन सी टर्म मैच कर सकती है. बात करें क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने पहले स्टडी किया हुआ है हम उसके बारे में इन फ्यूचर स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे हिस्टोरिकल के साथ जो टर्म मैच हो रही है दैट विल बी क्रिटिसिज्म. अब हम देखें तो हमें दो टर्म्स के आंसर्स कंफर्म हो चुकी हैं कि हिस्टोरिकल जो है वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है और केस स्टडी जो है वो इंटेंसिव से रिलेटेड है. तो ऐसे में इस तरह के जो मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं वो है सी और डी. बट अब मुझे ये कंफर्म करना है कि ए और डी का आंसर क्या हो सकता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की. अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो है रिसर्च है वो इंटरप्रिटेटिव वर्ड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम किसी भी तरह की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं. बट हाँ, इसका आंसर कंट्रोल हो सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हर तरह से कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की ट्राई करते हैं. नाउ द लास्ट टर्म इज़ एथनोग्राफी. बेसिकली एथनोग्राफी एक तरह का क्वालिटेटिव मेथड होता है जिसमें हम लोग लोगों के बारे में स्टडी करते हैं और कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं.
तो अगर हम एथनोग्राफी में लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो तो एक इंटरप्रिटेटिव मेथड हो गया ना। तो दैट्स वाई इसके लिए जो राइट टर्म होगी वो होगी इंटरप्रिटेटिव। सो हियर द राइट आंसर इज डी। Now question number 23 is the main difference between longitudinal and cross-sectional researches is in terms of number 1 frequency of data collection, number 2 primary versus secondary, number 3 the qualification of researcher, and number 4 none of the above. So firstly we should know that what is longitudinal research and what is cross-sectional research. सो लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम लोग सेम सैम्पल्स को बार बार ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह की रिसर्च में हमें बहुत टाइम लग जाता है, हो सकता है 10 साल लग जाएं। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं, दैट विल बी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। एंड व्हाट अबाउट क्रॉस सेक्शनल रिसर्च? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम सेम सैम्पल्स को बार बार स्टडी नहीं करते। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम डिफरेंट सैम्पल्स के थ्रू स्टडी करते हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम लोग एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को स्टडी करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम एक टाइम पे बहुत सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम लोग बहुत अलग सैम्पल्स यूज़ करते हैं, बट लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम लोग सेम सैम्पल्स यूज़ करते हैं। बात करें और लेवल की, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम जो भी चेंजेस आते हैं वो सोसाइटल लेवल पे आते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में जितने भी चेंजेस आते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं, क्योंकि हम एक ही सैम्पल को बार बार स्टडी कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम लोग ज़्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं और वो इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस लेके आता है। सो हियर द राइट आंसर इज़ ए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन। दैट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम इतनी बार डाटा कलेक्ट नहीं करते, बट लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम बहुत बार डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ द टर्म फिनोमिना इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ नंबर 1 क्वालिटेटिव रिसर्च, नंबर 2 analysis of variance, number 3 correlational study, and number 4 probability sampling. So here the right answer is A, that is qualitative research. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फिनोमिना टर्म है वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड होती है। Now question number 25 is which research approach is based on pragmatic view of reality? प्रेगमेटिक व्यू मीन्स कि जिससे आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल लेवल पे किसी चीज़ को जज कर सकते हो। तो अगर हम ऐसी रिसर्च अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1 क्वांटिटेटिव रिसर्च, नंबर 2 क्वालिटेटिव रिसर्च, नंबर 3 मिक्स्ड रिसर्च, एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। सो हियर द राइट आंसर इज़ मिक्स्ड रिसर्च, क्योंकि आप सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च से भी बिल्कुल बेटर वे में नहीं जज कर सकते, और ना ही आप सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च से बेटर वे में जज कर सकते हो। तो दैट मीन्स हियर द राइट आंसर इज़ मिक्स्ड रिसर्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ यूजुअली नंबर 1 डिडक्टिव इन नेचर, नंबर 2 इंडक्टिव इन नेचर, नंबर 3 A and B both, in the last one none of the above. डिडक्टिव और इंडक्टिव की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले मैं आपका ये कंसेप्ट आज क्लियर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज़ इंडक्टिव रिसर्च एंड व्हाट इज़ डिडक्टिव रिसर्च। लेट्स स्टार्ट। इंडक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आप स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हो, और डिडक्टिव की बात करें मीन्स कुछ डिडक्ट करना, दैट मीन्स आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो। सो दीज आर द 3 टर्म्स। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव मीन्स जब आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव की।
इंडक्टिव रिसर्च को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर यूज्ड पीपीटी इन द लास्ट फ्यू क्लासेस, देयरफॉर द टीचर विल यूज्ड पीपीटी टुमारो। इस सेंटेंस को अगर बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो ये इंडक्टिव है, क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। हमें ये चीज़ क्लियर है कि वो टीचर पीपीटी यूज़ कर रहा है अपनी लास्ट क्लासेस में, तो ये एक स्पेसिफिक टॉक है। और अब हम उससे ये एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि वो टीचर कल भी अपनी क्लास में पीपीटी यूज़ करेगा, तो दैट मीन्स ये जनरलाइजेशन है। तो जब हम स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो दैट मीन्स वो क्या होगी, इंडक्टिव रिसर्च। ऐसे ही हम डिडक्टिव रिसर्च की बात करते हैं। तो डिडक्टिव रिसर्च मैंने पहले भी बताया कि डिडक्टिव रिसर्च में हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। डिडक्टिव रिसर्च को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो हियर द एग्जाम्पल इज, ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास प्ले गिटार। सैम इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, देयरफॉर सैम प्लेज गिटार। इस सेंटेंस को पढ़ने से ये क्लियर है कि हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहे हैं। ये बात हमें क्लियर है कि उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स को गिटार प्ले करना आता है, तो इट्स अ जनरल सेंटेंस। और जब हम वहाँ से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स हमें ये पता है कि जो सैम है उसे भी गिटार प्ले करना आता होगा, बिकॉज वो भी उस क्लास का ही स्टूडेंट है। सो यहाँ हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, इसके अलावा भी आपको कुछ एक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए जो इंडक्टिव और डिडक्टिव से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव रिसर्च की। इंडक्टिव रिसर्च बाय नेचर क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसे हम लोग बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। इसे बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है, इसे जनरेटिव अप्रोच भी बोला जाता है, और इसके अलावा इसे थ्योरी जनरेशन अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कोई ना कोई नई थ्योरी जनरेट करते हैं। इसी तरह डिडक्टिव रिसर्च भी बाय नेचर क्वांटिटेटिव होती है। इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, कन्फर्मेटरी अप्रोच भी बोलते हैं। कन्फर्मेटरी इसलिए क्योंकि हम यहाँ जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ कन्फर्मेशन कर रहे हैं। और इसे थ्योरी टेस्टिंग अप्रोच भी कहा जाता है। सो इंडक्टिव इज़ क्वालिटेटिव एंड डिडक्टिव इज़ क्वांटिटेटिव। इंडक्टिव इज़ बॉटम अप और डिडक्टिव इज़ टॉप डाउन अप्रोच। Inductive is generative approach and deductive is confirmatory approach. And the last one, inductive is theory generation approach and deductive is theory testing approach. Now back to the question. Question number 26, जिसमें ये मेंशन है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली कैसी होती है। नंबर 1 डिडक्टिव इन नेचर, नंबर 2 इंडक्टिव इन नेचर, नंबर 3 ए एंड बी बोथ, एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। अभी हमने स्टडी किया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च नेचर में इंडक्टिव होती है, तो दैट मीन्स हियर द राइट आंसर इज बी, इंडक्टिव इन नेचर। Now question number 27 is, which of the following types of research is associated with theory generating? अभी अभी हमने स्टडी किया है कि जो थ्योरी जनरेशन है वो इंडक्टिव रिसर्च से रिलेटेड है और थ्योरी टेस्टिंग डिडक्टिव रिसर्च से। सो हियर द राइट आंसर इज ए, दैट इज इंडक्टिव रिसर्च। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी टेस्टिंग? विदाउट एनी डाउट हमें पता है इसका आंसर क्या है, दैट इज़ बी, डिडक्टिव रिसर्च। क्योंकि हमने अभी अभी स्टडी किया है कि जो थ्योरी जनरेशन है वो इंडक्टिव रिसर्च से रिलेटेड है और जो थ्योरी टेस्टिंग है वो डिडक्टिव रिसर्च से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज़ विच साइंटिफिक मेथड इज़ टॉप डाउन और कन्फर्मेटरी अप्रोच? ये भी हमने अभी अभी स्टडी किया है कि कन्फर्मेटरी अप्रोच मीन्स कि जहाँ हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम कब जाते हैं, जब हम डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज ए, दैट इज डिडक्टिव मेथड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज विच साइंटिफिक मेथड इज अ बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च? हम रिसेंटली इसको स्टडी कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं कन्फर्मेटरी अप्रोच की, तो दैट मीन्स हम लोग डिडक्टिव मेथड की तरफ जाते हैं, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं बॉटम अप अप्रोच की और
जनरेटिव अप्रोच की, जहाँ पे हम थ्योरी जनरेट करते हैं। तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडक्टिव मेथड की। सो हेयर द राइट आंसर इज बी, दैट इज इंडक्टिव मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।